अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अजमल खान हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान देख रहे हैं। आज यानी 25 अप्रैल 2026 को पीएमएस 2025 का इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड प्रेसी का पेपर हुआ, जिसमें एक बहुत ही लंबा चौड़ा, बल्कि आप कह सकते हैं 3-4 पैराग्राफ इकट्ठे जो हैं वो अपीयर हुए और उनकी प्रेसी बनानी थी। अब इस प्रेसी को हल करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो स्टूडेंट जो कि पीएमएस और सीएसएस के लिए इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड प्रेसी पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, कि अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में 3 या 4 पैराग्राफ भी अपीयर हों तो आपने प्रेसी का जो पैराग्राफ बनाना होता है वो एक ही पैराग्राफ होता है। उसके लिए हल ये होता है कि सबसे पहले आपके पास जो भी 3-4 पैराग्राफ हैं उसको 2 से 3 मरतबा पढ़ें। पहली मरतबा पढ़ें और अल्फाज के ऊपर गौर ना करेंगे किस लफ्ज का क्या मतलब है, उसको एक रैंडमली उसको एक मरतबा पढ़ लें। फिर उसके बाद दूसरी मरतबा जब आप पढ़ें तो अल्फाज पे गौर करें, थीम्स पे गौर करें कि हर पैराग्राफ के अंदर कौन सा थीम है, और उसको आप आखिरी पेजेस के ऊपर बुलेट फॉर्म में लिख लें। और तीसरी जब रीडिंग करते हैं तो वो बड़ी थॉटफुल रीडिंग होती है, उसमें से आप इररिलेवेंट डिटेल्स जो होती हैं वो निकालते रहते हैं, और जो अननेसेसरी डिटेल्स कह लें, एग्जाम्पल्स कह लें, या एक्सप्लेनेशंस कह लें, या आप उसमें कोई डाटा है, स्टैटिस्टिक्स हैं, वो निकाल लेते हैं और सिर्फ रेलेवेंट की जो थीम्स होते हैं उनको बुलेट्स फॉर्म में आखिरी पेजेस पे लिखते हैं। यूं कह लें कि हर पैराग्राफ का जो की प्रेसी जो है 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में आप वो आखिरी पेजेस पे बना लेते हैं। तो अगर आपके पास 4 पैराग्राफ अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में पीएमएस के इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन प्रेसी के पेपर में, तो वो जो 4 पैराग्राफ होंगे, हर पैराग्राफ की आप 1 से 2 सेंटेंसेस के अंदर उसका मेन थीम लिख लें। जब 4 से 5 पैराग्राफ के आप 4-5 सेंटेंसेस लिख लेंगे तो फिर उन 4-5 सेंटेंसेस को आप लॉजिकली, यानी कनेक्टिव मार्कर्स इस्तेमाल करते हुए, यानी कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हुए, हाउ एवर, मोर ओवर, इन एडिशन टू, देयर फोर, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बनाते हुए आप उसका एक पैराग्राफ में प्रेस उसकी बनाए। तो आज का जो पेपर था 25 अप्रैल 2026 का पीएमएस का इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन प्रेसी का पेपर जो हुआ, उसमें जो पैराग्राफ आए उसके अंदर उनको मैं पैराग्राफ को मैं चंक बाय चंक आपके सामने पढ़ूंगा और उसका उसकी मैं प्रेसी बनाऊंगा पहले, और फिर जो 4 से 5 पैराग्राफ थे उनको मिला के मैं फाइनल प्रेसी आपके सामने पेश करूंगा कि आज के पैराग्राफ जो अपीयर हुए 4 से 5 उनकी प्रेसी क्या हो सकती थी। तो पहला पैराग्राफ था, मैं उसको आपके सामने पढ़ देता हूं। और पहला पैराग्राफ था हमारे पास, memories play a central role in shaping individual identity. It provides continuity, linking past experiences with present perceptions and future aspirations. Through memory, individual construct sense of self, drawing upon personal history to understand who they are and how they relate to the world. Memories of childhood, relationships, and successes and failures all contribute to the formation of identity. Without memory, identity lack coherence, becoming fragmented and unstable, as there would be no consistent narrative to connect different stages of life. अब ये जो पैराग्राफ था, इसकी जो मैंने प्रेसी बनाई 1-2 सेंटेंसेस में, वो ये है कि मेमोरी इज एसेंशियल फॉर आइडेंटिटी फॉर्मेशन as it connects past experiences with present and future, giving life a continuous and coherent sense of self। कि यानी कि जो मेमोरी है उससे हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इससे हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, प्रेजेंट की थिंकिंग या परसेप्शंस को, या थॉट्स को, और फ्यूचर की जो ड्रीम्स हैं या एस्पिरेशंस हैं उसको मेमोरी, यानी हम रिकॉल करते हुए अपने माजी को, हाल को और फ्यूचर को, हम जब इनको कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है, और उससे हमारे अपने बारे में जो सेंस ऑफ सेल्फ कि हम क्या हैं, और हमारी एक कंटिन्यूअस आइडेंटिटी बन जाती है। ये पहले पैराग्राफ की आप कह सकते हैं प्रेसी हमने बना ली। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ हम शुरू करते हैं, और सेकंड पैराग्राफ था हमारे पास जो पेपर में अपीयर हुआ, जो आज के पेपर में, और वो था, मैं आपके सामने उसको भी पढ़ लेता हूं। सेकंड पैराग्राफ हमारे पास था, however, memory is not perfect or objective record of events. Rather than functioning like a precise, rather than functioning like a precise recording, it is selective, reconstructive, and subject to reinterpretation or interpretation.
Memories are often influenced by emotions, beliefs, and subsequent experiences, which can alter how past events are recalled. Individuals may remember certain moments vividly while forgetting or distorting others. For instance, emotionally significant experiences are often retained more strongly, while neutral or routine details fade over time. This selective nature of memory raises important questions about the reliability of personal narratives and extent to which identity is shaped by subjective interpretation rather than an objective reality. अब ये जो पैराग्राफ था, इसमें बताया गया कि जो हमारी मेमोरी होती है वो सब्जेक्टिव होती है, वो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होती। यानी हम हमारी जो फीलिंग्स भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, और बाद में जो हमारे तजुर्बात लाइफ में होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम अपने अपने बारे में हमारी हमारी मेमोरी क्या है बेसिकली। क्योंकि मेमोरी ने ही बेसिकली हमारी आइडेंटिटी ने हमारी मेमोरी ने हमारी आइडेंटिटी को बनाना होता है। लिहाजा अगर हमारी मेमोरी जो है वो सब्जेक्टिव है, तो हमारी जो आइडेंटिटी जो बन रही है ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, वो भी डेफिनेटली क्या होगी, सब्जेक्टिव होगी, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगी। तो इस पैराग्राफ की भी मैंने एक दो सेंटेंसेस में प्रेसी बनाई, और वो क्या है कि मेमोरी इज सेलेक्टिव एंड रिकंस्ट्रक्टिव रादर देन ऑब्जेक्टिव। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि मेमोरी इज सेलेक्टिव, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मेमोरी इज सब्जेक्टिव एंड रिकंस्ट्रक्टिव, की इसको बार विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नए एक्सपीरियंसेस हमारे होते रहते हैं लाइफ में फ्यूचर में, उसके मुताबिक हमारी मेमोरी जो है वो रीशेप होती रहती है। और इस तरह हमारी मेमोरी जो है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। और मेमोरी हमारी किस चीज से इन्फ्लुएंस होती है, इमोशन से भी और एक्सपीरियंसेस से भी। अब हमारी मेमोरी चूंकि सब्जेक्टिव है और मेमोरी की बुनियाद पर चूंकि हमारी आइडेंटिटी बनती है, लिहाजा मेमोरी अगर सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इस मेमोरी की बुनियाद पर जो हमारी आइडेंटिटी बनेगी वो भी सब्जेक्टिव होगी, वो भी कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होगी। लिहाजा मेमोरी की बुनियाद पर बनने वाली आइडेंटिटी जो हमारी है, उसके बारे में क्वेश्चन रेज हो सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है ये कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, बल्कि ये क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, सब्जेक्टिव एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल नैरेटिव्स हैं। लिहाजा मेमोरी की बुनियाद पे बनने वाली आइडेंटिटी जो है हमारी, वो भी क्या है, वो सब्जेक्टिव होती है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती। और उसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं कि ये जो हमारी आइडेंटिटी हमने बनाई हुई है, वो हो सकता है कि कोई गलत हो, डिस्टॉर्टेड वो फ्रेगमेंटेड हो सकता है कि वो उसमें प्रेजुडिस हो सकता है कि वो कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी ना हो। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ जो अपीयर हुआ पेपर में, वो मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। वो था हमारे पास कि फर्दर मोर मेमोरी इज डायनेमिक रादर देन फिक्स्ड। Each time a memory is recalled, it can be reshaped or reinterpreted in the light of new experiences or changing perspectives. This means that identity itself is not static but continuously evolving as individuals grow and encounter new situations. They may reassess past experiences and assign new meanings. In this sense, memory does not simply preserve identity, it actively participates in its ongoing construction and transformation. The connection between memory and identity is further complicated by the influence of external factors, social interactions, cultural norms, and shared narratives all play a role in shaping how individuals remember and interpret their experiences. Conversations with others, for example, can reinforce certain memories while diminishing others. Cultural expectations may influence which experiences are considered important or meaningful. As a result, memory is not solely an individual phenomena, but is also shaped by collective influences that extend beyond the individual mind. Collective memory plays a significant role in shaping group identity. Communities, nations, and cultures often rely on shared histories, traditions, and symbols to create a sense of belonging and continuity. अब यहां पे ये कहा गया है इस पैराग्राफ में कि मेमोरी कोई फिक्स चीज नहीं है, स्टैटिक चीज नहीं है, परमानेंट चीज नहीं है, बल्कि मेमोरी क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एवॉल्व होती रहती है। लिहाजा ये एक डायनेमिक चीज है। जैसे जैसे हम मेमोरी को रिकॉल करते हैं, और मेमोरी चूंकि हमने पहले कह दिया है कि ये सब्जेक्टिव है, हमारी इंटरप्रिटेशन पे बुनियाद करती है, तो हमारे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम हम न्यू एक्सपीरियंसेस करते रहते हैं, हमारे न्यू पर्सपेक्टिव बनते हैं। तो हम जब हम अपनी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं, तो हमारी मेमोरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती हैं, या मेमोरीज को जो हम मीनिंग्स देते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं।
तो न्यू सिचुएशन होती है तो हम अपने पास्ट जो हमारी मेमोरीज होती हैं उनको, एक्सपीरियंस को जो हम रिकॉल करते हैं, तो हमारी मेमोरी चेंज होती है, हमारी इंटरप्रिटेशन चेंज होती है, तो उसकी बुनियाद पे हमारी आइडेंटिटी भी चेंज होती है। लिहाजा जैसे जैसे मेमोरी चेंज होती जाती है उसी तरह हमारी आइडेंटिटी भी चेंज होती जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हमारी आइडेंटिटी की ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी चेंज होती जाती है। और उसके बाद ये कहा गया कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, हमारे लोगों के साथ जो सोशल समाजी जो रवाबित हैं, और जो हमारे नैरेटिव्स होते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री को जब हम रिकॉल करते हैं, तो एक कम्युनिटी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर बहुत से लोग रहते हैं, वो मिलकर एक कलेक्टिव हिस्ट्री बनाते हैं। उनकी शेयर्ड फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, शेयर्ड उनकी हिस्ट्री होती है, उसकी बुनियाद पे जो उनकी आइडेंटिटी होती है वो भी शेयर्ड आइडेंटिटी होती है। तो चूंकि शेयर्ड आइडेंटिटी या हिस्ट्री जो होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है, लिहाजा शेयर्ड आइडेंटिटी भी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है। उसके बाद ये कहा गया है कि जैसे एक बंदे की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होती है, उसकी एक एक बंदे की जैसे अपनी पर्सनल मेमोरी होती है, वो चेंज होती है, उसकी बुनियाद पर उसकी अपनी आइडेंटिटी चेंज होती है। इसी तरह जो डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं, नेशंस होती हैं, या जो कल्चर्स होते हैं, उनकी चूंकि उनकी जो हिस्ट्रीज होती हैं, उनकी जो मेमोरीज होती हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन चेंज होती हैं। उनकी कलेक्टिव मेमोरीज की बुनियाद पे उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटीज जो होती हैं वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो इस पैराग्राफ की मैंने एक दो सेंटेंसेस में एक प्रेसी बनाई, और वो क्या है कि मेमोरी इज डायनेमिक एंड कॉन्स्टेंटली रीशेप। मेमोरी स्टैटिक नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या है, चेंज होती रहती है, कॉन्स्टेंटली वो रीशेप होती रहती है। मीनिंग, इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी इज नॉट फिक्स्ड बट evolves as individuals reinterpret past experiences in the light of new situations। उसके बाद आखिरी जो पैराग्राफ था, बल्कि सेकंड लास्ट, वो ये है कि हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ जो था पेपर में अपीयर हुआ, वो था कि these shared memories can unite individuals by providing a common narrative and sense of purpose। At the same time, collective memory can also lead to differing or even conflicting interpretation of the past, particularly when different groups emphasize different aspects of history। Such differences can influence social relationships, political perspectives and cultural identities। अब चूंकि एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट लोग रह रहे होते हैं, और उनकी जो मेमोरीज होती हैं फ्यूचर पास्ट को लेके, वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, उनके दरमियान में कॉमन उनकी मेमोरी भी हो सकती है। तो अगर उनके दरमियान में कॉमन मेमोरीज होंगी, कॉमन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उनका होगा माजी के बारे में, तो वो आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद भी पैदा हो सकता है। लेकिन अगर एक सोसाइटी के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, अगर वो पास्ट इवेंट्स को लेके उनकी डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट फीलिंग्स हैं, उनकी अगर कॉमन इंटरप्रिटेशंस नहीं है पास्ट हिस्ट्री को लेके, तो उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स या उनके दरमियान में डिसएग्रीमेंट्स भी पैदा हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हो सकते हैं, डिस्प्यूट भी पैदा हो सकते हैं, जिससे उनकी दरमियान में रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, पॉलिटिकल राइवलरीज पैदा हो सकती हैं, और उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटीज हैं उन लोगों के दरमियान में, एक कम्युनिटी के, एक नेशन के जो लोग हैं उनके दरमियान में आपस में तल्लुकात खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके माजी के बारे में डिफरेंट ओपिनियंस थे। तो इस पैराग्राफ की मैंने जो प्रेसी बनाई एक दो सेंटेंस में, वो ये है कि मेमोरी इज शेप्ड बाय एक्सटर्नल सोशल कल्चरल एंड कलेक्टिव इन्फ्लुएंसेस, मेकिंग इट बोथ एन इंडिविजुअल एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना। तो वो जो मेमोरी है वो हमारा एक सोशली और इंडिविजुअली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है। मेमोरी लोगों को, कलेक्टिव मेमोरी लोगों को यूनाइट भी कर सकती है और लोगों के दरमियान में दरारें भी पैदा कर सकती है। उसके बाद जो आखिरी पैराग्राफ था वो ये था कि अल्टीमेटली, आखिरी पैराग्राफ है कि अल्टीमेटली मेमोरी इज बोथ अ फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी। इट एंकर्स इंडिविजुअल्स इन देयर पास्ट while also allowing for reinterpretation and growth। As memory evolves over time, so does identity, reflecting the ongoing interaction between personal experiences and external influences। Recognizing the complex and dynamic nature of memory can lead to a deeper understanding of how individuals and groups define themselves and navigate the world around them। It fosters awareness, empathy, and thoughtful self-reflection over time। अब इसमें ये कहा गया इस पैराग्राफ में कि जैसे जैसे हमारी हमारी जो मेमोरी है, बेसिकली उसने कहा कि हमारी आइडेंटिटी की बुनियाद भी है, और हम आइडेंटिटी को बना भी सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी। यानी मेमोरी की बुनियाद पे हमारी जो आइडेंटिटी है वो उसकी कंस्ट्रक्शन भी होगी और उसकी फाउंडेशन भी होगी। और एक मेमोरी जो है वो चूंकि हमारे मेमोरी चूंकि हमारी पास्ट की होती है, हमेशा मेमोरी को हम पास में देखते हुए मेमोरी की बुनियाद पे जो हम आइडेंटिटी बनाते हैं, बेसिकली उसमें हम अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं मेमोरी की बुनियाद पे।
तो मेमोरी की बुनियाद पे हम अपनी जो आइडेंटिटी बनाते हैं उससे हमारी ग्रोथ भी बन सकती है, उससे हम री इंटरप्रिटेशन भी दे सकते हैं, यानी हम माजी को डिफरेंट मीनिंग्स भी दे सकते हैं। माजी को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये डिफाइन करेगा कि हम अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं। तो जैसे मेमोरी विद द पैसेज ऑफ टाइम अवॉल्व होती जाती है, उसको डिफरेंट हम मीनिंग्स देते जाते हैं, इसी तरह आइडेंटिटी को भी विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं, हमारी आइडेंटिटी भी उस तरह ट्रांसफॉर्म होती जाती है। तो इसमें ये कहा गया है कि हमारे पास के एक्सपीरियंसेस और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे सोशल नॉर्म्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं, उनके दरमियान में इंटरेक्शन से, यानी कि मेमोरी, हमारे पास एक्सपीरियंसेस और हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो मिलके हमारी आइडेंटिटी की फॉर्मेशन बनाते हैं। और ये जो ताल्लुक है मेमोरी के दरमियान में और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी माजी कैसे थी, जो हमारी इंटरप्रिटेशन है उससे वो डिसाइड करती है कि बतौर इंडिविजुअल और बतौर ग्रुप्स यानी बतौर नेशंस हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम उस दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं जिसमें हम रहते हैं। तो इस पैराग्राफ की भी मैंने एक दो सेंटेंसेस में प्रेसी बनाई और वो क्या है कि मेमोरी साइमल्टेनियसली ग्राउंड्स एंड कंस्ट्रक्ट्स आइडेंटिटी enabling both continuity and change while fostering self awareness and understanding of self and others। कि ये जो मेमोरी होती है उससे हम अपनी आइडेंटिटी भी बनाते हैं, और ये जो मेमोरी है विद द पैसेज ऑफ टाइम चूंकि ये अवॉल्व होती है, चेंज होती है, तो मेमोरी जो है उससे हम अपने पास्ट को प्रेजेंट से और प्रेजेंट को फ्यूचर से कनेक्ट करके अपनी कंटिन्यूअस एक हम आइडेंटिटी बनाते हैं। और इस तरह मेमोरी से हम अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस, कि हमारा सेल्फ सेंस जो है, सेंस ऑफ सेल्फ, वो भी डेवलप होता है, और इस तरह हम अपने बारे में और दूसरे लोगों के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती है। अब इस तमाम जो पैराग्राफ्स थे उनको मिला के हमने एक फाइनल प्रेसी बनाई, और वो क्या है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। फाइनल प्रेसी हमारी है, फाइनल प्रेसी हम बना दे, जहां पे मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। फाइनल प्रेसी है कि मेमोरी प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन शेपिंग आइडेंटिटी बाय लिंकिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस विद प्रेजेंट थॉट्स एंड फ्यूचर एस्पिरेशंस, देयर प्रोवाइडिंग कंटिन्यूटी टू द सेंस ऑफ सेल्फ। अब यहाँ पे जो वर्ड मैंने लिखा है देयर बाय, ये लॉजिकल फ्लो को शो करने के लिए मैंने लिखा है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो मेमोरी जो है वो हमारे पास्ट को, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, प्रेजेंट की थिंकिंग को और फ्यूचर की जो एस्पिरेशंस है उनको मिला के हमारे सेंस ऑफ सेल्फ के बारे में कंटिन्यूअस एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। हाउएवर, अब यहाँ पे एक और वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी लॉजिकल फ्लो या कोहेरेंस पैदा करेगा इस पैराग्राफ में, प्रेसी के पैराग्राफ में। हाउएवर, ताहम इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड, ये जो मेमोरी है ये कोई ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड नहीं है, बट अ सेलेक्टिव एंड रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, बिलीव्स एंड सब्सिक्वेंट एक्सपीरियंसेस which affects the reliability of personal narratives। उसने कहा कि मेमोरी जो है, इस पूरे तीन चार पैराग्राफ को देख के हमने कहा, उसमें ये बात लिखी हुई थी, उस जो राइटर था उसने लिखा था कि मेमोरी कोई ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये एक सेलेक्टिव रिकॉर्ड होता है, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अपने माजी को जब रिकॉल करते हैं तो हम रिकंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, और इसके ऊपर जो हमारी इमोशंस होते हैं, हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हमारे जो सब्सिक्वेंट बाद में जिंदगी में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे हमारा जो मेमोरी है वो अवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है, और इस तरीके से माजी मेमोरी की बुनियाद पर जो हमारी आइडेंटिटी बनती है उसके बारे में, उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर भी सवालात उठते हैं। मजीद बरा, अब यहाँ पे मैंने फिर एक वर्ड लिखा है मोर ओवर, ये भी क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी या कोहेरेंस पैदा कर रहा है इस पैराग्राफ के अंदर। मोर ओवर, मजीद बरा, क्योंकि हमारे तीन चार पैराग्राफ दिए हुए थे उनकी बुनियाद पे हमने एक ही पैराग्राफ लिखना है प्रेसी का। मोर ओवर, मजीद बरा, वो जो नए कुछ पॉइंट्स लिखे गए वो मैं बयान कर रहा हूं कि मेमोरी इज डायनेमिक एंड कंटिन्यूअसली रीशेप्ड as individuals reinterpret past events in the light of new experiences, making identity an evolving concept rather than a fixed thing। तो उसने ये कहा है कि मेमोरी जो है ये डायनेमिक और कंटिन्यूसली चेंज होने वाला एक प्रोसेस है, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, जो मेमोरी को री इंटरप्रेट करते हैं, उसको डिफरेंट मुआनी पहनाते हैं, और इस तरीके से जो उनके नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में बाद में, उनकी रोशनी में वो अपने पास्ट की जो मेमोरीज होते हैं उनको न्यू मीनिंग्स देते हैं, और इस तरीके से जो मेमोरी की बुनियाद पे बनने वाली जो आइडेंटिटी होती है वो कोई फिक्स चीज नहीं है, स्टैटिक चीज नहीं है, बल्कि वो डायनेमिक चीज है, वो एक एवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। यानी मेमोरी की बुनियाद पे बनने वाली जो आइडेंटिटी है, क्योंकि मेमोरी भी परमानेंट नहीं होती, इसी तरह मेमोरी की बुनियाद पे बनने वाला जो जो हमारी आइडेंटिटी है वो भी फिक्स नहीं होती, स्टैटिक नहीं होती, बल्कि क्या होती है, एवॉल्विंग और डायनेमिक कॉन्सेप्ट होती है। और इस तरह मैंने आगे लिखा कि दिस प्रोसेस, यानी कि मेमोरी की बुनियाद पे जो आइडेंटिटी की फॉर्मेशन होती है, दिस प्रोसेस इज फर्दर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शंस, cultural norms and collective histories which shape how memories are formed and understood at both individual and group levels।
क्योंकि मेमोरी की बुनियाद पे जो आइडेंटिटी बनती है, ये इसको हमारे सोशल इंटरेक्शंस, कल्चरल जो नॉर्म्स होते हैं और जो कलेक्टिव हिस्ट्रीज होती हैं नेशंस की या ग्रुप्स की, वो भी इसको, इस प्रोसेस को, कि मेमोरी की बुनियाद पे जो हिस्ट्री बन रही होती है, इस प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। सोशल इंटरेक्शन भी, कल्चरल नॉर्म्स भी, और इस तरह कलेक्टिव हिस्ट्रीज भी। इस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे भी और ग्रुप लेवल पे भी हमारी जो मेमोरीज जिस तरीके से हमारी आइडेंटिटीज बनाती हैं, ये प्रोसेस अफेक्ट होता है उससे। कौन किन चीजों से? कल्चरल रिलेशन से, या सोशल इंटरेक्शन से, या कलेक्टिव हिस्ट्री से। अल्टीमेटली अब हम जब देखिए इस पैराग्राफ को हम खत्म कर रहे हैं, अल्टीमेटली memory serves both as foundation and a continuous reconstruction of identity, enabling personal growth, social belonging and deeper self awareness। इस तरह उसने कहा कि मेमोरी जो है अल्टीमेटली, ये अल्टीमेटली का जो वर्ड है ये शो कर रहा है कि इस पूरे पैराग्राफ को मैं खत्म कर रहा हूं। यानी हर पैराग्राफ का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। एक पैराग्राफ में कुछ नई बातें हम ऐड करते हैं तो मोर ओवर लिखते हैं। अगर पहले कोई बात लिखी गई और उससे कंट्रास्टिंग बात है तो हम हाउएवर लिखते हैं। और अगर किसी बात से कोई नतीजा निकाल रहे हो तो हम देयर बाय लिखते हैं। तो देयर बाय, हाउ एवर, मोर एवर लिखते हुए मैं इस पैराग्राफ को अब खत्म कर रहा हूं। अल्टीमेटली मैंने कहा कि मेमोरी जो है वो फाउंडेशन भी बनाती है, और इस तरह कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन, यानी हमारी आइडेंटिटी की बार बार उसको हम आइडेंटिटी को बनाते भी रहते हैं। इस तरीके से हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होती रहती है। हमारी अपने बारे में जो बिलोंगिंग्स, सोशल बिलोंगिंग, यानी कि हमारा जो लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, जो रिलेशनशिप है, वो भी हमारे बढ़ते रहते हैं, इंप्रूव होते रहते हैं। और हमारे बारे में डीपर सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि सेंस ऑफ सेल्फ भी हमारा मजीद इंप्रूव होता जाता है। ये हमारी जो 4-5 पैराग्राफ थे उनकी एक पैराग्राफ में प्रेसी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी, और आपको आइडिया होगा इस लेक्चर सुनने के बाद कि आप लोगों ने जो आज के पेपर 25 अप्रैल 2026 को जो पीएमएस का इंग्लिश का पेपर हुआ, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड प्रेसी का, उसमें जो 3-4-5 पैराग्राफ दिए हुए थे एक ही क्वेश्चन में, उसकी प्रेसी आप लोगों ने कैसे बनाई, इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों की प्रेसी कैसे थी और ये प्रेसी कैसे है। अब हमने इसके ऊपर एक साफ जरा टाइटल भी देना था, तो टाइटल मैं सजेस्ट करूंगा कि हम लिख सकते हैं मेमोरी, मेमोरी एंड कंस्ट्रक्शन, मेमोरी एज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी। मेमोरी एज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी, अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आता हूं, मेरे ख्याल में इस पैराग्राफ की अगर हम इसका टाइटल बनाए तो मेमोरी एज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी, या मेमोरी ऑफ बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी, कि मेमोरी एक बुनियाद है किसी चीज की कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी। अब कंस्ट्रक्शन की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं फॉर्मेशन, मेमोरी एज अ बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, या मेमोरी एज अ बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी। तो मेमोरी को और आपने आइडेंटिटी की क्रिएशन को लिंक करना था। मेमोरी a basis of construction of identity, it would have been, ये एक, it could have been a possible title of this प्रेसी पैराग्राफ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। इस वीडियो लेक्चर के हवाले से आपके क्या कमेंट्स हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने आरा से, अपने फीडबैक से मुझे इन्फॉर्म कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सीएसएस का पेपर हो, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन प्रेसी का, या पीएमएस का इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन का पेपर हो, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कंपेटिटिव एग्जाम चाहे पीएमएस हो या सीएसएस हो या पीपीएससी या एफपीएससी के जो पेपर्स हैं, उसमें प्रेसी हक के हवाले से, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के हवाले से, वोकैबुलरी के हवाले से, ट्रांसलेशन के हवाले से, कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से, और इंग्लिश ऐसे राइटिंग के हवाले से, और इंग्लिश ऐसी की एवोल्यूशन के हवाले से मैं अपने इस चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर गाहे बगाए वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, जो कि कंपेटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट्स के लिए इंतहाई यूजफुल साबित होती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और सबसे एंड पे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर एक अनाउंसमेंट, कि जिन लोगों का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का, या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का, या तहसीलदार का, या एसडीओ पैरा का रिजल्ट आ चुका है, अगर वो इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश ऐसे की एवोल्यूशन करवाना चाहते हैं, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग तहसीलदार और एसडीओ पैरा के हवाले से
चारों पेपर में क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर वो इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो वो 1-to-1 सेशन के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे रब्ता करने के लिए चाहे इंग्लिश ऐसे की कोचिंग हो, चाहे इंग्लिश ऐसे की एवोल्यूशन हो, उसके लिए मुझसे रब्ता करने के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश विद खान के होम पेज पे जाइए। वहां पे आपको कुछ वीडियोस नजर आएंगी, कुछ शॉर्ट्स, कुछ प्लेलिस्ट और कुछ पोस्ट नजर आएंगी। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको कुछ फ्लायर्स या पोस्ट नजर आएंगे, डिफरेंट पोस्ट में जो नीचे पोस्ट दी हुई होंगी। उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करते, व्हाट्सएप पे रब्ता करके मुझसे इंग्लिश ऐसे की कोचिंग के हवाले से, इंग्लिश ऐसे की एवोल्यूशन के हवाले से, या इंटरव्यू के हवाले से, चाहे वो एसटीओ पैरा का इंटरव्यू हो या तहसीलदार का इंटरव्यू हो, मुझसे रब्ता कर सकते हैं फॉर 1-to-1 सेशन, फॉर इंटरव्यू सेशन एज वेल एज इंग्लिश ऐसे कोचिंग एंड इंग्लिश ऐसे एवोल्यूशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं अपने आने वाली वीडियो में एक नए थीम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।